रेड बॉक्स से हमारी कराची के साथ कराची की नुमाइंदगी कर रहे हैं नवीद शाह। कैसे हैं आप लोग? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। नवीद, मैं आपसे शुरू करूंगा। जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि आपका अपना पर्सपेक्टिव क्या है अबाउट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री। इसके क्या बड़े इश्यूज़ हैं आपके सामने जो नज़र आते हैं? बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हमारी, सेकंड मोस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इसके ऊपर बड़े एक डिफरेंट ओपिनियंस आते हैं। कुछ अरसे पहले एक हुकूमत कहती है कि ये बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो पूरे मुल्क को जो है चलाएगी, और उसी के कुछ अरसे बाद ही जो है वो आप उसी पार्टी से जो है कुछ और भी सुनते हैं। तो इसके बारे में आप ज़रा थोड़ा सा एक ओवरव्यू दें। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री एंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ इट एंड इश्यूज़ क्या हैं? बहुत शुक्रिया शहरियार आयशा, आप लोगों ने मौका दिया हमें। देखें, रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो है ये किसी भी कंट्री की बैकबोन है। पाकिस्तान के अंदर भी यही सूरत हाल है। हमारी जीडीपी के अंदर जो है वो 5% के करीब, तकरीबन मोर देन 5% इस वक्त इसका कंट्रीब्यूशन रियल एस्टेट इंडस्ट्री का, और इससे ज़्यादा होगा अगर इसको प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा समझा जाए और गवर्नमेंट की सपोर्ट यहाँ पे हो। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के जो मसाइल हैं वो इस किस्म के हैं कि हम लोगों ने अभी तक इसको रियल एस्टेट इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया। अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं उस अंदाज से रिफॉर्म्स नहीं कर पा रहे, उस अंदाज से इंडस्ट्री की डायनामिक्स को समझ नहीं पा रहे, मार्केट नॉर्म नहीं समझ रहे कि जिस तरह से यहाँ पे जो यहाँ काम करने वाली जो स्टेक होल्डर्स हैं इंडस्ट्री के, उनको रिलीफ मिले ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स आए। पाकिस्तान के अंदर बहुत पोटेंशियल है, तमाम शहरों में पोटेंशियल है, बहुत लोग यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ओवरसीज जो हमारे बाहर हैं भाई, वो वहाँ से पैसा भेजना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। अनफॉर्चुनेटली हाँ, बहुत सी फैक्टर्स इस किस्म के हमेशा एक्टिव रहते हैं जिसकी वजह से रियल एस्टेट को वैसे बूम नहीं मिल पाता। मुझे जो लगता है मेन चीज जो रिक्वायरमेंट समझता हूँ वो ये है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को एक रेगुलेटरी अथॉरिटी प्रॉपर फॉर्म के, और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जिस तरह दुबई में मौजूद है, टर्की में मौजूद है, उस अंदाज से रिफॉर्म्स करके और एक दफा चीजों को स्ट्रीमलाइन कर दिया जाए। ना कि हर 4 महीने बाद 6 महीने बाद कोई एफबीआर का नोटिफिकेशन आ जाए या कोई और इदारा उसके ऊपर एक्टिव हो जाए। सो वन टाइम एक दफा एफर्ट करने की जरूरत है, प्लान करके उस पर काम करने की। ये मैं सबसे पहले नवीद, आप रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करें। हमने चेयरमैन फेडरेशन ऑफ रियल्टर से भी बात की, हमने आबाद चेयरमैन से भी बात की इससे पहले, और हमने ये पॉइंट रेज किया उनके सामने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का। आपको भी पता होगा कि ये 2020 के अंदर जो है वो एक बिल जो है पास हुआ था, और उसके बाद से हमने इसके सामने उसके बाद कोई प्रोग्रेस होती भी नहीं देखी। तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि, और फिर शाहनवाज मैं आपसे भी यही क्वेश्चन करूंगा कि क्या आप समझते हैं कि यही इश्यूज़ हैं, और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी अगर वो बिल पास हो गया तो उसके बाद फिर क्यों नहीं उस पर कोई अमल दरामद हुआ? देखें, अमल दरामद इसलिए दोस्त नहीं होता हमारे यहाँ कि हम लोग एक्चुअली सिस्टम तो कॉपी कर लेते हैं। हमने कोई भी अथॉरिटी सोची कि दुबई में काम कर रही है, टर्की में है, हम उसको उठा के यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दें, नीड है, बट उसके साथ एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए। आपको एक पूरा इकोसिस्टम डेवलप करना है। वहां पे हम लोग मार खा जाते हैं। आपको सबसे पहले जो आपके ब्रोकर्स हैं, जो रियल्टर्स हजरात हैं, इनको एजुकेट करना है। या कोई लाइसेंसिंग का सिस्टम नहीं है। वो अथॉरिटी तब अमल करेगी जब सबसे पहले वो डाटा कलेक्ट करेगी। तो क्या आपके पास प्रॉपर लैंड का, और लैंड रिफॉर्म्स तो हम लोगों ने 1947 के बाद में हमेशा कहता हूं कि सबसे नेग्लेक्टेड जो काम रहा वो अनफॉर्चुनेटली लैंड रिफॉर्म्स रहा। तो हमने सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना है, जमीन को डिजिटलाइज करना है। यहाँ पंजाब की सूरत बहुत बेहतर है, आपको शाहनवाज साहब बताएंगे, लेकिन कराची जो है वो एक मिनी पाकिस्तान है बहुत बड़ी पॉपुलेशन के साथ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लैंड उतनी क्लियर नहीं है। लैंड के मसाइल बहुत ज्यादा है कराची के यहाँ पे, सिंध के मामलात के अंदर। सो लैंड को डिजिटलाइज किया जाए। लैंड के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो मतलब मुझे बड़ी हैरत होती है, आपको शायद आपके इल्म में हो ये बात कि जो कराची के डॉक्यूमेंट्स है प्रॉपर्टी के, वो सिंधी जुबान के अंदर है। सो सबसे पहले आपकी सारी स्पीकिंग कम्युनिटी, आपकी जो इंग्लिश समझने वाले आज के नौजवान बच्चे बच्चियां, वो तो सारे हो गए लैंड के डॉक्यूमेंट से। तो ये सब जब तक आप तमाम एक्टिविटीज नहीं करेंगे, आप ब्रोकर्स को लाइसेंस नहीं देंगे, उनको एजुकेट नहीं करेंगे, रजिस्टर्ड नहीं करेंगे अपने पास, आप बिल्डर्स को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, आप उनके प्रोजेक्ट चेक नहीं करेंगे, आप लैंड को वेरीफाई करने का सिस्टम ऑनलाइन नहीं देंगे, यहाँ मैं इनकी बात कर रहा हूँ, मुझे पंजाब का ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, तब तक आपकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटी वो हमेशा मार खाएगी। अच्छा, सोसाइटीज के हवाले से मैं जानना चाह रही थी, नवीद शाह आप बताएगा, सोसाइटीज और मंसूबों में इतना वक्त क्यों लगता है? यानी कि कोई भी प्रोजेक्ट है या कोई सोसाइटी है, उसको डेवलप होने में अगर हम नॉर्मल देखें तो कितना वक्त लगता है? देखें आयशा, एक्चुअली सोसाइटी की जो डेवलपमेंट है ना वो मैटर करती है उस एरिया की डेवलपमेंट से, जो सराउंडिंग्स के एरिया। अब मैं लाहौर का तो नहीं मालूम, लाहौर तो खैर बहुत
बड़ा हो गया है जब उसको देखते हैं। लेकिन कराची की जब मैं बात करूंगा तो कराची का तो नया एक न्यू कराची डेवलप हो रहा है। कराची हैदराबाद से मिलने जा रहा है। कराची इतना दुनिया का छठा बड़ा शहर है। ये ऐसा शहर है कि अगर इसको वर्टिकल से हटा के इसको हॉरिजॉन्टल रख लें तो शायद कि कराची जो है सादकाबाद रोहिंग्या खान तक पहुंच जाएगा, इतनी आबादी है सिटी की। अच्छा, अब जब डेवलपमेंट होती है तो उसको चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। सोसाइटी वाला तो अपनी किसी भी जो सोसाइटी है उसको डेवलपमेंट के लिए वो 2 साल 2.5 साल में डेवलपमेंट कर सकता है। मसला ये है कि जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने हैं वो नहीं कर पा रहे होते, जिसकी वजह से सोसाइटी लेट हो रही होती है। लोगों का वहां माइग्रेशन करने का ट्रेंड नहीं होता। आपको पता है सिंध के अंदर बहुत बड़ी डिस्टर्बेंस आई है इस साल का, बहुत बड़ा जो ये फ्लड की वजह से लोग पूरा इंटीरियर सिंध हमारा हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है। कम से कम 1 लाख लोगों की माइग्रेशन सुनने में आ रही है, फैमिलीज की, जो मूव करेंगे कराची की तरफ। अच्छा। तो मेजर सिटी कराची है। आपके अंदर बहुत से सिटीज डेवलप कर ली है। कराची सिंध का एक ही सिटी है जिसको डेवलप किया हुआ है। तो ये चीजें हैं जिसकी फिर दूसरी चीज है अथॉरिटीज अगेन, कि आपने जब अप्रूवल लेने जाना है तो वहां पे आपको अनएक्सपेक्टेड डिलेज हैं। वहां पे आपको के लिए अलग चीजों पे जाना है, आपको उसकी एनओसी फॉर सेल अलग चाहिए, एनओसी फॉर वर्क अलग चाहिए। देन उसके बाद जो तमाम डिपार्टमेंट्स हैं, आपके इलेक्ट्रिक के पास जाएंगे, आप पानी वाले के पास जाएंगे, आप गैस के पास जाएंगे, और उनका अपना अपना टाइम है। अच्छा, अब वो गैस क्या उतनी अवेलेबल है, उसकी पाइपलाइन कहाँ से गुजर रही है, पानी का जो सिस्टम है वो गवर्नमेंट कहाँ से प्रोवाइड करेगी, कितनी दूर सोसाइटी बन रही है, क्या वहां तक जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। तो ये सब मसाइल हैं जिसकी वजह से डिलेज आते हैं उन चीजों में। मैं एक छोटी सी चीज ऐड कर दूं, अभी शानवाज साहब ने बहुत अच्छी बात की, ये रूट कॉज है इस वक्त रियल एस्टेट इंडस्ट्री की, मैं समझता हूँ। गवर्नमेंट का भी यही एम होता है कि प्लॉट्स को और ये जो फाइल्स का सिस्टम है थोड़ा इसको डिस्करेज करें और एक्शन इंडस्ट्री की तरफ लेके जाएं, ताकि एक्चुअली कोई इकोनॉमी के अंदर डेवलपमेंट में जाए। रियल एस्टेट के अंदर 70 मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज हैं वो इसके अंदर सिंक होती हैं, लेकिन हम जब प्लॉट्स में फाइलों में चलते हैं तो वो अनप्रोडक्टिव किस्म की चीज ज्यादा उसमें बन जाती है। और लेकिन उसमें मसला ये है कि गवर्नमेंट जो है वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं दे रही लोगों को। तो लोग जो है वो अल्टीमेटली जो एक बिजनेसमैन है वो भी अपनी फैक्ट्री बंद करके या कोई बिजनेस छोड़ के वो भी प्लॉटों के और फाइलों के बिजनेस में आ जाता है, और वो जो उसकी उसमें जब उसका पैसा आता है। बट नवीद मुझे ये बताएं, आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये भी अनप्रोडक्टिव, कि आपने दोनों ने मिसाल दी कि हाउ मनी पार्क हो जाती है, बट दूसरी तरफ हमारे पास जो किल्लत है वो घरों की तकरीबन 1 करोड़ से ज़्यादा है। तो हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ फैक्टर दिस कि अगर ये पैसे जाएंगे, अगर ये, तो फिर सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है ना एक्चुअली में, कि भाई पैसा जाए प्रोडक्टिवली जाए। 1 करोड़ अगर मुझे इजाजत देते हैं तो, अगर इसमें थोड़ी सी रिसर्च है। आपको बात बताओ, घरों की जो किल्लत है ना, ये एक बड़ा नॉमिनल सा और ये बड़ा एक अजीब सा जो है ना सवाल हम अक्सर कर देते हैं, और इससे हम ना बेसिकली प्लॉट्स और फाइल्स को कर रहे होते हैं कि होना चाहिए। देखें 2017-18 की पंजाब गवर्नमेंट की रिसर्च है जिसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि जनाब एक्चुअली जितने हमने प्लॉट्स और फाइल्स आज तक मार्केट में लॉन्च किए हैं वो बेसिकली दे आर केटरिंग टू द रिच पीपल। अच्छा, सो अप्रोक्सीमेटली 9% ऑफ रियल एस्टेट जो है कि वो 1% ऑफ द रिच पीपल के लिए बन रही है, राइट। द प्रॉब्लम के जो आपकी हाउसिंग की एक्चुअल शॉर्टेज है वो एग्जिस्ट करती है गरीबों के अंदर, राइट। सो लोएस्ट इनकम क्लास है आपकी, उनके अंदर, उनके लिए तो कोई सोसाइटी बनती नहीं है। आपने कौन सी सोसाइटी बनाई आज? बाइंग पावर, उनके पास बाइंग पावर नहीं है। उनके लिए आपने नया पाकिस्तान अभी जो गवर्नमेंट ने शुरू किया था, दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव इन दैट डिपार्टमेंट कि जी उन लोगों को लिया जाए। उनके पास घरों की किल्लत है भाईजान, मेरे पास नहीं है, इनके पास, नवीद साहब के पास नहीं है, हमारे पास तो हजारों प्लॉट खाली पड़े। आप फेज 6, 7, 8 DHA लाहौर में आ जाए, आपको 30-40 हजार प्लॉट खाली मिल जाएगा। सही। अच्छा नवीद, एक अभी आप बात कर रहे थे, मेरे जहन में तब से सवाल ये आ रहा था कि आपने बात की कि कराची में माइग्रेंट्स की तादाद जो है वो आने वाले वक्त में बहुत बढ़ जाएगी, लेकिन फिर सवाल ये है कि जो कराची हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, हम बाकी दुनिया को देखते हैं वहां पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज जो होते हैं उनको ज्यादा डेवलप किया जाता है। कराची में हम ऐसा क्यों नहीं देखते? डेवलपमेंट्स क्यों नहीं हो रही हैं? क्या गवर्नमेंट और रियल एस्टेट के जो लोग हैं इनके दरमियान में वो एक कनेक्शन नहीं है इस तरह का कि कराची की तरक्की के लिए मजीद आपस में मिलकर काम करें? अच्छा देखें आयशा, इसमें बहुत सी रीजन है, बहुत पॉलिटिकल रीजन है। मैं कराची पिछले कोई 20 साल से हूँ और बेसिकली मैं भी पंजाब से हूँ, लाहौर में मेरी एजुकेशन रही वहाँ पे।
तो मैं जब कराची को देखता हूँ तो कराची अभी भी पंजाब से और लाहौर से मैं बात करूँ तो कम से कम 20-30 साल पीछे है कराची। उसकी मेजर वजह जो है वो देखें, जब से यहाँ से कैपिटल पाकिस्तान का मूव किया कराची से, उसके बाद से गवर्नमेंट के जो मेन इदारे थे उन्होंने इस पे फोकस करना छोड़ दिया। अगरचे आपको सबसे ज्यादा टैक्सेशन यहाँ से मिलती है, कराची बहुत सपोर्ट करता है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर, पोर्ट है, नई पोर्ट डेवलप हो रही हैं, गवादर यहाँ से नजदीक है, बहुत से सी पैक का बहुत यहाँ पे इम्पैक्ट है कराची के अंदर, बहुत कुछ है। लेकिन हुआ ये कि हमारे यहाँ सिर्फ कराची के ही डेवलप है पूरे सिंध के अंदर। उसके बाद अगर आप यहाँ से ट्रैवल करते हैं तो हैदराबाद बहुत कम मिलेगा आपको, फिर आपको सखर एक आध सिटी मिलेगा, देन आप पंजाब में एंटर हो जाएंगे और सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। तो जबकि पंजाब में ऐसा नहीं है, वहाँ लाहौर से बाहर आपको गुजरांवाला बहुत डेवलप मिलता है। अगर आप जीटी रोड से ट्रैवल करते हैं तो पंजाब टू इस्लामाबाद बिल्कुल कनेक्टेड है। मेरे ख्याल में कोई खाली एरिया मिलता ही नहीं आपको, कुछ ना कुछ चल रहा होता है आपके साथ साथ। तो आपको पता होगा बैरियर टाउन जब यहाँ पे आया काम करने के लिए तो वो कितने ज्यादा 2-3 साल तो उनके सुप्रीम कोर्ट में केसेस चले हैं अपनी लैंड को क्लियर करवाने के। ये बहुत मसाइल है यहाँ पे जमीन को लेके, और इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसको देखती है। और अभी भी टाइम है कि अगर ये कराची का सिंध का मास्टर प्लान भी मौजूद है और एक मास्टर प्लान अथॉरिटी बनाई गई है आज से 2-3 साल पहले जो काम कर रही है उसके ऊपर, सिटी को थोड़ा सा डेवलप, उसको अलग अलग हिस्सों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए, लैंड को क्लियर कर दिया जाए, अथॉरिटीज के बायलॉज को एक यकसानियत ले आए उसके अंदर। कोई कुछ चीजें ऐसी हैं जो पूरे पाकिस्तान में फेडरल लेवल पे एक जैसी होनी चाहिए, वो थोड़ी होनी चाहिए। अब देखिए पहले आपके पास कोई डीसी वैल्यू होती थी, आप उसको चीजें करते थे, वो डिप्टी कलेक्टर मेरे ख्याल में होते हैं, उनके थ्रू आप चीजें लेके चल रहे थे। फिर गवर्नमेंट को लगा कि अभी भी गैप है, वो उसके अंदर एफडीआर को लेके आ गए। अभी भी एफडीआर की वैल्यू कुछ और है, डीसी की वैल्यू कुछ और है, और जो मार्केट प्राइस है जो आपकी वो कुछ और चल रही होती है। तो ये बहुत बड़े बड़े गैप्स हैं इसके। सही, मतलब हम इसको कह सकते हैं कि गवर्नमेंट में एक तो करप्शन बहुत है कि मुख्तलिफ इदारों में, और गवर्नमेंट खुद भी शायद इस मामले में इतना इंटरेस्ट नहीं लेती है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट उस तरह होती नहीं है जो कि इस शहर या इस सूबे का हक है। एक तरफ हम कहते हैं कि इश्यूज है, दूसरी तरफ कहते हैं अनप्रोडक्टिव है, फिर साथ साथ जो है वो एमनेस्टी स्कीम्स भी हमें नज़र आती हैं कि हर मेरे ख्याल 3 एमनेस्टी स्कीम्स ये आ चुकी हुई हैं। पिछली जो एमनेस्टी स्कीम थी दैट वाज द बिगेस्ट एमनेस्टी स्कीम इन रियल एस्टेट हिस्ट्री। तो व्हाट आर योर व्यूज़ ऑन एमनेस्टी स्कीम्स? ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है? पहले तो ये देखें, कोई भी इदारा जब कोई भी बिल्डर जब काम में आता है या डेवलपर आता है तो ऑब्वियसली उसके पास को कागज तो होते हैं, बगैर कागज के तो आप कुछ काम शुरू कर ही नहीं सकते। तो वो एक इदारा कागज देता है, दूसरा देता है, तीसरे को कोई मसला हो जाता है, चौथा जो है वो कुछ आधा कागज देता है, आधा कच्चा पक्का कर देता है काम उसका। तो एक्चुअली तो आपका सिस्टम अगेन ये सारी चीज, मुझे याद है एक जमाने में हमारी नेशनल असेंबली के अंदर एक डाटा प्रेजेंट हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि सिर्फ रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर 150 मसाजिद ऐसी हैं जो गैर कानूनी जमीन पर बनी हुई है। तो ऑब्वियसली वो बनी होंगी, वहां के असिस्टेंट कमिश्नर या डिप्टी कलेक्टर्स ने उनको देखा होगा, कोई जमीन किसी की तो होगी ना, ऐसे तो वहां काम नहीं हो रहा होगा, तो कोई कागज भी बना होगा उसका। तो वो सब चीजें होती हैं, लेकिन उसके बाद फिर एक एनओसी की बेस पे ये कह दिया जाता है कि ये सोसाइटी इलीगल है। एंड देन चूंकि उस पर पब्लिक इंटरेस्ट इतना इन्वॉल्व हो चुका होता है कि फिर वो मामले कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट उस पर फिर सालों साल उसमें लेती है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर एक फैसला आ जाता है। दूसरी जो बात कर रहे थे एमनेस्टी स्कीम की, देखें एमनेस्टी स्कीम्स हो या कुछ हो, ये गवर्नमेंट इसलिए करती है कि मार्केट एक दफा तो ठीक हो। सिस्टम को ठीक करने के लिए आपको एक दफा तो खराबी को एक्सेप्ट करना पड़ता है कि हाँ ये बुराई थी, हम इसको ले लेते हैं, बट आइंदा नहीं होगी। सो होने के लिए तो आपको कम से कम वो सिस्टम डेवलप करना चाहिए। आप कितनी एमनेस्टी स्कीम देंगे, क्या दें? दूसरा ये कि आप एमनेस्टी स्कीम अगर दें तो प्लीज उसको कंस्ट्रक्शन साइट पे दें। अब कराची के साथ ये हुआ कि जब गवर्नमेंट ने यहाँ पे एमनेस्टी स्कीम दे दी और उसके बाद कंस्ट्रक्शन में पैसा गया नहीं, वो पैसा अगेन प्लॉट्स में जाता है, तो वहां से आम बंदे की रीच से वो जमीन मजीद महंगी हो जाती है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल आपने इतना महंगा कर दिया है कि सरिया जो है वो अब किसी के एक्सेस में नहीं है, अपार्टमेंट की जो कॉस्ट है वो डबल हो गई है। तो ये मसाइल सब साथ है ना, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को भी एक रिलीफ मिलना चाहिए उस पर काम करने के लिए। और सही, अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। नवीद शाह साहब कराची से, शाहनवाज लाहौर से हमारे साथ मौजूद थे। बहुत अहम इश्यूज थे जिस पर हमने शहरियार उनसे बात की है। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में था, हम क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाह रही थी लेकिन टाइम कम था, तो मैंने कहा टाइम वैसे ही मेरे ख्याल कम था, बट वेरी इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन और बहुत ही अच्छे हमारे मतलब एक ऐसा शख्स जिसको प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट के हवाले से इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, उसके लिए ये इन्फॉर्मेशन मेरा ख्याल है बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। अभी तो हमने उनसे इन्वेस्टमेंट और ओवरसीज, हमारे पास बहुत सारे सवाल थे जो हमने नहीं पूछे। अच्छा, एक सवाल मेरे जहन में था कि जब महंगाई बढ़ती है तो सारिफीन यानी कि बायर जो है, जो कि प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है, तो उसका रवैया क्या होता है? ये मैं सवाल उधर पूछना चाहती थी लेकिन मैं आपकी तरफ आ रही हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम कम है।